Country which the US once called a basket with a hole is now being seen as a success story. भारत और दीगर ममालिक के बाद बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को मुआशी मैदान में पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश की मईशत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। देश की 2022 में जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो $250 थी। ये इंडिया से तकरीबन $280 ज्यादा थी। इसी तरह दोस्तों कोविड-19 में पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे मोस्टली कंट्रीज का जीडीपी था वो गिरा, वहीं पे बांग्लादेश का जीडीपी 3.4% के साथ इंक्रीज हुआ। इसी तरह दोस्तों 2007 में 2009 में होने वाले वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में जहाँ पे मोस्टली कंट्रीज की जो ग्रोथ थी वो तकरीबन 0.4% थी, वहीं पे बांग्लादेश की ग्रोथ 5.5% के साथ इंक्रीज हुई है। दोस्तों जहाँ पे हम बांग्लादेश की बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में और हम कंपेयर करने वाले इन दोनों ममालिकों की इकोनॉमी को। आप सबको पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही आजाद हुआ था और पाकिस्तान अलग मुल्क हो चुका है और बांग्लादेश एक अलग मुल्क है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किसकी इकोनॉमी इस टाइम पे बेटर हो रही है और कौन इस टाइम पे एशिया का किंग बनने जा रहा है और किंग बनते हुए नजर आ रहा है। आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बताते हैं इन दोनों ममालिकों की इकोनॉमी कंपैरिजन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्दुल अजीज। Country which the US once called a basket with a hole is now being seen as a success story. भारत और दीगर ममालिक के बाद बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को मुआशी मैदान में पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश की मईशत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। देश की 2022 में जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो $250 थी। ये इंडिया से तकरीबन $280 ज्यादा थी। इसी तरह दोस्तों कोविड-19 में पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पे मोस्टली कंट्रीज का जीडीपी था वो गिरा, वहीं पे बांग्लादेश का जीडीपी 3.4% के साथ इंक्रीज हुआ। इसी तरह दोस्तों 2007 में 2009 में होने वाले वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में जहाँ पे मोस्टली कंट्रीज की जो ग्रोथ थी वो तकरीबन 0.4% थी, वहीं पे बांग्लादेश की ग्रोथ 5.5% के साथ इंक्रीज हुई है। दोस्तों जहाँ पे हम बांग्लादेश की बात करते हैं वहाँ पे हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद होता है। इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिच था, अमीर था। वहीं पे दोस्तों 50 साल बाद वही बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 50% रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है। अब इस वक्त तो बांग्लादेश की फॉरेन रिजर्व 31 बिलियन है और यहीं पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व तकरीबन 4 से 5 बिलियन है। हालांकि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व पहले 41 बिलियन थे, लेकिन वो डिक्रीज होते हुए अभी 31 बिलियन पे आ गए हैं। 1971 में बांग्लादेश आज़ादी के बाद एक गरीब तरीन ममालिक में इसका शुमार होता था। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने बांग्लादेश को एक टोकरी के नाम से पुकारा। टोकरी से मुराद दोस्तों वो मुल्क है जो इकोनॉमिक क्राइसिस में अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, जिसकी एक फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है। आज़ादी के बाद बांग्लादेश को बहुत से चैलेंज का सामना करना पड़ा, जैसे कि वीक इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एजुकेशन वगैरह। दोस्तों 2009 में बांग्लादेश का जीडीपी $102 मिलियन था और 2014 में ये बढ़कर $172 मिलियन हो गया और 2015 से 2019 तक जीडीपी का रेशियो 6% से 8% बढ़ा। कोविड-19 के आने से बांग्लादेश का जीडीपी कम हुआ, लेकिन बांग्लादेश उन चंद ममालिक में था जिसने तेजी से कम बैक किया। दोस्तों ये सब कुछ 3 चीज़ों से हुआ: पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से बांग्लादेश ने तरक्की की। पिछले 4 सालों में ग्लोबल कंपनीज जैसे कि उबर, फूडपांडा, अलीबाबा और अमेज़न ने अपना बिजनेस बांग्लादेश में बढ़ाए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। बांग्लादेश की बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बांग्लादेश में 3.6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। इसी तरह दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हर साल 200 न्यू स्टार्टअप प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। यानी कि बांग्लादेश हर साल ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। बांग्लादेश में ग्रोथ की एक वजह राइज ऑफ मिडिल क्लास लोग हैं। इस वक्त बांग्लादेश की पॉपुलेशन 170 मिलियन है और 62% लोग अभी 35 साल से नीचे हैं। बांग्लादेश में लेबर फोर्स 2020 में 67 मिलियन है और इसमें से 36% से ज़्यादा औरतें हैं। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश ने एडवांस टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा ध्यान दिया है। इस वक्त बांग्लादेश में 110 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं और 90% से ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हैं और पिछले 9 सालों में मोबाइल सब्सक्रिप्शन 7% इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह हुआ कि 110 मिलियन से ये फिगर 170 मिलियन तक बढ़ गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा होगी वहाँ इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि इसकी वजह यंग जनरेशन के लोग हैं, क्योंकि वो ई-कॉमर्स करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं और दूसरे इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बांग्लादेश ने बड़ा काम किया है, जैसे कि कम्युनिकेशन नेटवर्क और पावर एनर्जी सेक्टर में बांग्लादेश ने 10 मेगा प्रोजेक्ट पर 400 बिलियन खर्च किया, 400 बिलियन इन्वेस्ट किया है। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट, ढाका एयरपोर्ट, डीप सी पोर्ट और बाकी प्रोजेक्ट शामिल हैं। और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर ये 10 मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए तो बांग्लादेश तेज़ी के साथ तरक्की करेगा, तेज़ी के साथ प्रोग्रेस करेगा। जहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश के लोगों को ये समझा जाता था कि ये मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनके मुंह से मछली की स्मेल आती है और इसके अलावा ये धोती पहनते हैं, बंगाली बोलते हैं। आज दोस्तों वही बांग्लादेश देख लें, उनकी जीडीपी देख लें, उनकी फॉरेन रिजर्व देख लें, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश ने तरक्की करने के लिए 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, क्योंकि दोस्तों अगर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी काम करेगी। जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी काम करेगी, वर्किंग ज़्यादा होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा।
जैसे जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है तो कंट्री का रेवेन्यू, कंट्री का जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और वहाँ से आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो फॉरेन रिजर्व जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो बांग्लादेश ने इन 3 चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने इंडिया सुपर पावर पर एक वीडियो बनाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यही थी वीडियो, अगर आप लोगों ने देख ली, पसंद आई होगी तो सबसे पहले मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ। तो यार 1971 के अंदर बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था और पाकिस्तान की ताकतवरी की और पाकिस्तान के उस टाइम की हालत थोड़ी बेहतर थी। बांग्लादेश काफी गरीब मुल्क हुआ करता था और वहां पे उस टाइम पे बांग्लादेश के पास पैसे नहीं हुआ करते थे खाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ही हुआ करता था ना। तो जो बांग्लादेश के अंदर तो जो पैसे बांग्लादेश के अंदर उस टाइम मतलब बनते थे, तो वो जो लोग काम करते थे, जो इकोनॉमी होती थी, जिनकी पेमेंट होती थी, तो वो बांग्लादेश से इस पाकिस्तान आती थी। यहाँ पे जो आज हम पाकिस्तान कराची के अंदर मौजूद है, वो सारा खर्चा यहाँ पे होता था, वहां पे नहीं होता था। तो जिसकी वजह से उसके मुल्क के वहां के हालात काफी बुरे हुए और जब आजादी हुई वहां की, तो वहां पे हालात काफी बुरे थे। कैद साली थी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं था, मुल्क के अंदर बड़ा हाल था, सैलाब और तूफान की वजह से मुल्क के बहुत बुरे हालात थे। बांग्लादेश ने कुछ ऐसा किया कि बांग्लादेश अब उस पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया जिस पाकिस्तान को वो पैसा देता था। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान को एड दे रहा है। साल 2022 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया तो बांग्लादेश ने पेशकश की थी पाकिस्तान को, अगर आपको हम ये चीज़ें देने वाले, बट उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप अपना एड जो है ना अपने पास रखो। तो इकोनॉमी का जो सफ़र है बांग्लादेश का और पाकिस्तान के साथ, तो वो बहुत पुराना है और पाकिस्तान से वो आगे कैसे गया इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किए जिसकी वजह से मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी कंपनी आती है तो उसके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए जाते हैं कि वो कंपनी छोड़ के चली जाती है। जैसे कि मोबाइल कंपनी हो गई या दूसरी बड़ी कंपनी हो गई, पाकिस्तान के अंदर आए थे इमरान खान के दौर के अंदर, बट उसके बाद उनके ऊपर इतने टैक्सेस के लगे कि भाई सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई। बट वहीं पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई नए कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए कह रही है कि भाई बांग्लादेश के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको टैक्सेस भी कम करेंगे और आपके पास ड्यूटी भी कम लगाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी आके बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करती है, अपनी कंपनियां लगाती है और फिर उसके बाद जब वो कंपनियां जो है वो कमाने लग जाती है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ जो कमाने लगती है तो फिर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा देती है। तो जितना ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा टैक्स ही देंगी। इसके अलावा वहाँ के आम आवाम को जो है वो रोज़गार मिल जाता है, जिसकी वजह से गुर्बत भी वहाँ पे नहीं है। तो भाई कंपनियाँ जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी उतना ही ज़्यादा बांग्लादेश का ही फ़ायदा है। तो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। 1971 के मुकाबले में आज बांग्लादेश पाकिस्तान को 300 गुना पीछे छोड़ चुका है और बांग्लादेश आगे जा चुका है 300 गुना। रिसेंटली हमने देखा था बांग्लादेश एशिया का नंबर 1 मुल्क था जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। कपड़े और गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश एशिया के अंदर नंबर 1 पे था, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 पे उस टाइम पे दुनिया को कपड़ा एक्सपोर्ट करने में। तो इसी तरीके से बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो आगे जा चुकी है और बांग्लादेश को इसी की चीज के अंदर काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।